नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज विश्वकर्मा अपने YouTube चैनल साइंस बाय पंकज विश्वकर्मा पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग साइंस के उस सारे दिव्य क्वेश्चनों का विराट अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इस अंदाज में क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि आज तक क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और इस समय कैसे पूछे जा रहे हैं, फ्यूचर में कैसे पूछे जाएंगे। इन तीनों अंदाज से पढ़ेंगे ताकि हम लोगों का पढ़ा हुआ और हम लोगों के नोट्स से ही क्वेश्चन सारे पूछे जाएं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग टॉपिक को ध्यान देते। पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह न्यूट्रिशन का पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। तो पोषण में हम लोग प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और खनिज तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक प्रारंभ करेंगे पोषण से अर्थात भोजन से। तो हम लोग पहले जान कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन होता क्या है, वो सब भोजन से प्राप्त होते हैं। तो आइए डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि भोजन क्या है। तो ध्यान से देखिए, अर्थात हम लोग पढ़ेंगे भोजन अर्थात पोषण। आप जानते हैं जो भोजन होता है अर्थात जो पोषण होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। पोषण अर्थात भोजन ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है कार्बनिक भोज्य पदार्थ। पहला क्या होता है? कार्बनिक भोज्य पदार्थ। क्या होता है? कार्बनिक भोज्य पदार्थ। और दूसरा होता है अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है। सो हम लोग ये जाने कि भोजन अर्थात पोषण ये दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थ और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। भोजन कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं और क्या होते हैं? अकार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं। तो जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है ये चार भागों में बांटे गए। तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते कौन कौन हैं? तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं विटामिन। क्या होता है कन्याएं? विटामिन। और क्या होता है पुत्र? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और क्या होता है? वसा। और क्या होता है? वसा। जबकि अकार्बनिक भोज्य पदार्थ कौन कौन होते हैं? अकार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं जल। और क्या होता है? तत्व होता। और क्या होता है? तत्व होता। कौन सा तत्व? खनिज तत्व। इसी को क्या कहते हैं? खनिज तत्व या राख कहते हैं। तो आपने देखा कि भोजन हमारे जो होते दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थ और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। कार्बनिक भोज्य पदार्थ कौन कौन होते हैं? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। ये किस प्रकार के भोजन हैं? कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं। और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ कौन होते हैं? जल और खनिज तत्व। ये कौन से भोजन होते हैं? अकार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं। तो आप जानते हैं जो भोजन होता है ये भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? हमसे पूछता भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है ये भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और पूर्ण पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पूर्ण पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है बच्चे? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। लेकिन आप ये भली भांति जानते हैं कि प्रोटीन और वसा का पाचन मुख से प्रारंभ नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए किस किस भोज्य पदार्थ का पाचन मुख से प्रारंभ नहीं होता, तो प्रोटीन और वसा का पाचन मुख से प्रारंभ नहीं होता है।
क्योंकि जो मुख में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है यह केवल कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, इसलिए प्रोटीन और वसा का पाचन मुख से प्रारंभ नहीं होता। तो मुख से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मुख से केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता। किसका प्रारंभ होता है बेटा? केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। और किस किस का पाचन नहीं होता? प्रोटीन और वसा। किसका? प्रोटीन और वसा का पाचन मुख से प्रारंभ नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन और वसा इन दोनों का पाचन मुख से प्रारंभ नहीं होता है। तो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन मुख से प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अब हम लोग ये जाने कि ये भोजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थ और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। ध्यान से देखिएगा, आप लोग एक एक वर्ड को बेहतरीन अंदाज में देखिएगा। हम लोग इतना बेहतरीन अंदाज में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब पढ़ेंगे कि परीक्षा में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन आपके ही नोट्स से पूछे जाएंगे। इसलिए हम लोग बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। वन लाइनर पढ़ने से हम लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। गलतियां क्या कर जाते हैं? 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा होता है, इसलिए बहुत सारी गलती हो जाता है। तो जब आप लोग ये चीज़ जान चुके हो वन लाइनर पढ़ने से गलती होता है, आपको सिलेबस पता है कि हाथी में से क्वेश्चन आता है, कभी पूछता हाथी के पूंछ होते हैं, हाथी के दांत होते हैं, हाथी के कान होते। जब आप जान गए हो कि हाथी में से क्वेश्चन आता है तो पूरा हाथीयन पढ़ डालो। तो इसलिए हम लोग पूरे हाथी को पढ़ेंगे। पूरे हाथी को पढ़ने के पश्चात हम लोग अंतर समझ जाएंगे, सब में क्या क्या डिफरेंस, इस बात को भली भांति समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यही भोजन दो प्रकार का होता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ और क्या होता है बेटा? अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ कहते किसे हैं? जिस भोज्य पदार्थ का यौगिक क्रियात्मक समूहों के द्वारा होता है उसे कार्बनिक भोज्य पदार्थ कहते हैं। अर्थात एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर इत्यादि समूहों के द्वारा जो बनते यही कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो अर्थात इनमें जो विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, एक चारों किस प्रकार के यौगिक हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। किस प्रकार के यौगिक हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। तो हम लोग ये जाने जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का पात अवशोषण जो होता है ये छोटी आंत में होता। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता। कार्बनिक भोज्य पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और कार्बनिक भोज्य पदार्थ जटिल होते हैं। हमसे पूछता कौन से भोज्य पदार्थ जटिल होते हैं और कौन सा भोज्य पदार्थ सरल होते हैं? तो जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होते हैं यही तो जटिल होते हैं। यही क्या होते हैं बेटा? जटिल होते हैं। तो हम लोग जान गए कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? जटिल होते। क्या होते हैं? जटिल होते हैं। और जब जटिल होते तो इनका क्या होता है? पाचन होता। पाचन तंत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलना ही पाचन कहलाता। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इसका मतलब कार्बनिक भोज्य पदार्थ अगर जटिल हैं तो इन्हीं का तो पाचन होगा। तो इसका मतलब कार्बनिक भोज्य पदार्थों का क्या होता है? पाचन होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन किसका होता है? जटिल भोज्य पदार्थों का। अर्थात जटिल भोज्य पदार्थ कौन है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या है? वसा। तो हम लोग जाने कार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पढ़ेंगे। तो विटामिन आप जानिए, विटामिन कोई स्पेशल चीज़ नहीं होता है। विटामिन कोई स्पेशल चीज़ नहीं होता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी नहीं होता है तो किसी विटामिन की कमी नहीं होता है। विटामिन ये मानिए कि आप एक स्केल होता है। विटामिन क्या होता है? विटामिन एक स्केल होता है जो ये गणना करता है कि हमारे शरीर में इस चीज़ की कमी, इसको खाइए, इस चीज़ की अधिकता, इसको रोकिए। बस विटामिन एक स्केल है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी नहीं होती है तो किसी विटामिन की कमी नहीं होती है। तो अब हम लोग जाने कि जो जटिल होते हैं उन्हीं का तो डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो यह अपने सबसे सरलतम इकाई
अमीनो अम्ल में टूटता है। किस में टूट जाता है दोस्तों? अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में टूटता है। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन अपने सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूटता है। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट भी अपने सबसे सरलतम इकाई ग्लूकोज में टूटता है। किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में टूटता है। और जब वसा का पाचन होता है तो यह भी अपने सबसे सरलतम इकाई वसीय अम्ल, किसमें? वसीय अम्ल और गिल्सराल में टूटता है। किस में टूटता है? गिल्सराल में टूटता है। जब वसा का पाचन होता है तो वसा, वसीय अम्ल और गिल्सराल में टूटता है। सो 1 नंबर यहीं से आप लोगों के क्लियर हो गए। प्रोटीन का सरलतम इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल। अर्थात जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में टूटता है। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का सरलतम इकाई क्या होता है? ग्लूकोज होता है। वसा का जब डाइजेशन होता है तो किस में टूटता है? वसीय अम्ल और गिल्सराल में टूटता है। अर्थात वसा का सरलतम इकाई क्या होता है? वसीय अम्ल और गिल्सराल होता है। पूरा बात क्लियर हो रहा है? एक एक बातों को आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, एक एक बातों को स्टेप बाय स्टेप हम बोलते रहेंगे, उसे आप लोग नोट करते रहिएगा। आपके परीक्षा के दृष्टि से साइंस को इतना इजी बना देंगे कि आप लोग को लगेगा कि साइंस हमने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत ही सरल है। तो हम लोग बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे, बेहतरीन टॉपिक को लेके पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग जानेंगे प्रोटीन का सरलतम इकाई, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम इकाई और ग्लूकोज का सरलतम इकाई जान गए। और हम लोग आगे जानेंगे कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है नए कोशिकाओं का निर्माण करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? नए कोशिकाओं का निर्माण करना। अर्थात हमारे शरीर के किसी भी पार्ट का नाम लेकर पूछा जाए, एक किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। शरीरीय किसी भी पार्ट का, सजीव निर्जीव कौनों पार्ट का नाम लेके पूछा जाए, किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। बाल, रोम, नाखून, खुर, सींग, रक्त, हड्डी, मांस, त्वचा, सजीव कोशिका, मृत कोशिका, सब के सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। बाल, रोम, नाखून, खुर, सींग, कुछ भी पूछे, सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जब प्रोटीन नए कोशिका का निर्माण करता है तो उसे ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा देने का कार्य कौन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को 70% ऊर्जा देता है। एनर्जी किसके द्वारा मिल गया? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिल गया। एनर्जी किसके द्वारा मिल गया? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिला। और कार्बोहाइड्रेट शरीर को 70% ऊर्जा देता है। सो इसी कारण कार्बोहाइड्रेट को कोशिका का ईंधन कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं, तो कोशिका का ईंधन कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। सबसे ज़्यादा और तत्काल ऊर्जा देने वाला कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कितना देता है? 70% देता है। और वसा क्या करता है? वसा भी शरीर को ऊर्जा देता है। वसा शरीर को 30% ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? वसा। तो वसा शरीर को कितना प्रतिशत ऊर्जा प्रदान करता है? 30% ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है? वसा करता है। तो नए कोशिका का निर्माण करने वाला कौन है? प्रोटीन। और उनको कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कितना ऊर्जा मिला? 70%। वसा के द्वारा कितना ऊर्जा मिला? 30% ऊर्जा मिला। कितना मिला? 30%। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य प्रोटीन भी करता है। तब जब हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है तो प्रोटीन भी शरीर को ऊर्जा देने में लग जाता है। और जब प्रोटीन भी शरीर को ऊर्जा देने में लग जाता है तो नए कोशिका का निर्माण
नहीं हो पाता है। इसलिए नए कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए प्रोटीन को स्वतंत्र अवस्था में रखना चाहिए। हमको अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा इतना लेना चाहिए कि प्रोटीन स्वतंत्र अवस्था में बचा रहे, और जब प्रोटीन शरीर में स्वतंत्र अवस्था में बचा रहेगा तो यही नए कोशिका का निर्माण करेगा। पूरा बात क्लियर? हाँ, अब हम लोग एक बात और बेहतरीन अंदाज में देखते हैं कि जो प्रोटीन होता है, 1 ग्राम प्रोटीन शरीर में प्रज्वलित होकर कितना ऊर्जा देता है, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन शरीर में प्रज्वलित होकर कितना ऊर्जा प्रदान करता है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर में प्रज्वलित होकर भी 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता। कितना प्रदान करता है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता। कौन? कार्बोहाइड्रेट करता है। और 1 ग्राम वसा शरीर में प्रज्वलित होकर यह 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता। 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है? वसा। तो अभी आपने ये देखा कि प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करता है, फिर भी आप देखिए 1 ग्राम प्रोटीन शरीर में प्रज्वलित होकर कितना ऊर्जा प्रदान कर रहा है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा। हमने कहा प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करता है। कौन कार्य किसका? कार्बोहाइड्रेट और वसा की। जब कार्बोहाइड्रेट वसा की कमी होता है तब प्रोटीन अप्रत्यक्ष रूप से शरीर को ऊर्जा देता है। और प्रोटीन को अगर आप स्वतंत्र अवस्था में बचाए रखेंगे तो इसका कार्य नए कोशिकाओं का निर्माण करना। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस शरीर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर में प्रज्वलित होकर 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और 1 ग्राम वसा शरीर में प्रज्वलित होकर 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। हम लोग देखें कि 70% ऊर्जा प्रदान करने का कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है और 30% ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? वसा करता है। लेकिन ऑक्सीकृत के पश्चात या प्रज्वलित होने के पश्चात सबसे ज़्यादा वह ऊर्जा किसके द्वारा मिलता है? वसा के द्वारा मिलता है। इतना पूरा बात क्लियर हुआ। और आप एक बेहतरीन चीज़ और जानें, जो प्रोटीन होता है, हम एक वयस्क स्त्री पुरुष को अपने आहार से अपने भोजन से कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो इनको प्रोटीन कितना लेना चाहिए? 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। कब? प्रतिदिन। एक वयस्क स्त्री पुरुष को अपने आहार से प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जबकि एक वयस्क स्त्री पुरुष को अपने आहार से प्रतिदिन 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन लेना चाहिए। 400 ग्राम से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन लेना चाहिए। तीनों टाइम के संतुलित भोजन ग्रहण करने से हम लोगों को 400 ग्राम से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाती है। और वसा कितना लेना चाहिए? कुल भोजन का 10 से लेके 15% वसा लेना चाहिए। भोजन में कुल कितना होना चाहिए? 10 से लेके 15% वसा की मात्रा होना चाहिए। तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि भोजन होते क्या, केवल हमने भोजन का इंट्रोडक्शन आपको दिया, भोजन का इंट्रोडक्शन परिचय है। ठीक है, केवल इंट्रोडक्शन आपने सुना कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए कहाँ से होते हैं। डायरेक्ट आप लोग विटामिन टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट प्रोटीन शुरू कर देते हैं। कहाँ से होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से। तो पुनः आप लोगों से 1 मिनट बातें करते हैं, फिर हमारा ये तो अभी आप लोगों को न्यूट्रिशन अर्थात पोषण का इंट्रोडक्शन क्लास है। जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वह होगा विटामिन का। किसका होगा? विटामिन का। तो एक बार आप लोगों से फिर से बात करेंगे अकार्बनिक के बारे में। पहले थोड़ा बता दें, इसके बाद आपसे बात करेंगे। अकार्बनिक भोज्य पदार्थ आप जानते हैं 2 होते हैं, जल होते और तत्व होते हैं। तो आप जानते हैं अकार्बनिक भोज्य पदार्थों का जो अवशोषण होता है वह बड़ी आंत में होता। कहाँ होता बच्चे? बड़ी आंत में होता। अकार्बनिक भोज्य पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता? बड़ी आंत में। जबकि कार्बनिक भोज्य पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अकार्बनिक भोज्य पदार्थ सरल होते हैं। क्या होते हैं? सरल होते हैं। और आप जानते हैं जो भोज्य पदार्थ सरल होते हैं
उनका पाचन नहीं होता है। क्या उनका पाचन होता है? जब ये खुद सरल है तो इनका पाचन होगा? नहीं होगा। तो सरल भोज्य पदार्थ अर्थात जल और खनिज तत्व का पाचन नहीं होता है। तो पूरा बात क्लियर। आप लोगों से 1 मिनट फिर से बातें करेंगे। अब तक हम लोगों को पढ़ना क्या है, न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है, जो हम लोग के सिलेबस में पोषण टॉपिक लिख देता है, उस पोषण वाले टॉपिक में क्या पढ़ना है उसका हमने आपको विराट रूप दिखा दिया। इस विराट रूप को देखते ही मात्र आप लोग जान गए होंगे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस अंदाज में हमको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि भोजन अर्थात पोषण ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थ और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। कार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पढ़ते हैं, जबकि अकार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत जल और क्या पढ़ते हैं, खनिज तत्व पढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ऑनलाइनर में रटते हैं। हमने कहा अगर हाथिये देख लो तो अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। तो हाथी देख के पढ़ो ना, तो आप जान गए कि विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन क्या है, कार्बनिक यौगिक, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बनिक यौगिक, वसा क्या है, कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक कौन कौन होते हैं? जल और तत्व होते हैं। हम लोग पढ़ें कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, जबकि अकार्बनिक भोज्य पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। हम लोग ये भी देखें कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ जटिल होते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? जटिल होते हैं, जबकि अकार्बनिक भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? सरल होते हैं। हम लोग देखें कार्बनिक भोज्य पदार्थों का पाचन होता है, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन होता है। और हमने आपको बताया विटामिन कोई स्पेशल चीज नहीं है, यह एकमात्र स्केल है, ठीक है। लेकिन अकार्बनिक भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता है। ये जब खुद सरल भोज्य पदार्थ है तो इनका पाचन नहीं होता है। सो हम लोग इसमें देखें कि प्रोटीन का सरलतम इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम इकाई क्या होता है? ग्लूकोज। वसा का सरलतम इकाई क्या होता है? वसी अम्ल और गिल्सराल होता है। आपने देखा कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? नए कोशिकाओं का निर्माण करना। हमारे शरीर के जितने पार्ट बने होते हैं सब के सब किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। हमारे शरीर में प्रथम स्थान पर जल पाया जाता है तो दूसरे स्थान पर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए प्रोटीन को शरीर का आधारशिला कहते हैं। शरीर का आधारशिला किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं, क्योंकि नए कोशिका का क्या करता है? निर्माण करता है। और आप जाने जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह शरीर को 70% ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को कोशिका का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ईंधन कहते हैं। और वसा शरीर को 30% ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा दोनों मिल के शरीर को 100% ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। जल के उपस्थिति में सब जिंदा होते हैं, तत्व से दृढ़ता प्रदान करता है। और आपने देखा कि 1 ग्राम प्रोटीन शरीर में प्रज्वलित होकर 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि 1 ग्राम वसा शरीर में प्रज्वलित होकर 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और वसा 1 ग्राम प्रज्वलित होकर 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। दैनिक आवश्यकता की बात किया जाए तो एक वयस्क स्त्री पुरुष को अपने आहार से प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और एक वयस्क स्त्री पुरुष को अपने आहार से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 400 ग्राम से 500 ग्राम लेना चाहिए, जबकि वसा की मात्रा 10 से लेकर 15% लेना चाहिए। सो इस तरह से दोस्तों हम लोग आज न्यूट्रिशन के अर्थात भोजन के परिचय को देखें कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को ये पढ़ना है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और तत्व पढ़ना है। इसके इंट्रोडक्शन मात्र से इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हैं जो हर एक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जितना बात हमने बताया ये सब के सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम लोगों का जो नया टॉपिक होगा इस न्यूट्रिशन का, पोषण का पहला टॉपिक होगा विटामिन। विटामिन आप लोग इतने बेहतरीन अंदाज में पढ़े होंगे, आज तक किसी यूट्यूब चैनल पर या किसी अन्य संस्था में नहीं पढ़े होंगे। गर्व की बात है कि हमने आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मैटर देने का प्रण किया है, और हमें चाहते हैं कि बच्चे गुमराहित ना हों, बच्चे
पूरे इतना पढ़ें कि सारे क्वेश्चन उनके नोट्स से आ जाए, इसलिए बिना गुमराहित किए आपको एकदम बेहतरीन अंदाज देंगे और आप लोग विटामिन का एक ही टॉपिक पढ़ने के पश्चात हमारे डेमो को खुद चेक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू क्लास।